साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इस तरीके की अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, इसको विपक्ष ने भी हाथों हाथ उठा लिया। उन्होंने अपील करी, आदेश नहीं दिया है। अपील अगर उन्होंने ये करी कि आप कारपूल का इस्तेमाल करिए, आप अगर एक इलाके से एक ही जगह जा रहे हैं तो अलग अलग गाड़ियां ना यूज़ करें, आप कारपूल करें तो उसमें क्या बुराई है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं तो उसमें क्या बुराई है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो उसमें क्या बुराई है। तो इन अपीलों में कोई बुराई नहीं है, कोई आदेश नहीं दिया है। इसको नहीं कहा गया क्योंकि चुनाव एक था कि हाँ हमको चुनाव जीतना है। तो मुझे लगता है कि अगर विपक्ष इस बात को कह रहा है तो वो कोई बहुत ज़्यादा गलत ये बात नहीं है। 3 महीने से खड़ा था संकट, हम सब देख पा रहे थे, लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी नहीं देख पाए। उनको वास्तविक स्थिति की जानकारी या तो नहीं थी या किसी ने उनको बताया नहीं होगा। राजनीतिक लाभ के लिए हमने समाज नीति को किनारे किया और अब हमें लग रहा है कि देश संकट में आ गया है, तो हम समाज को एक सामने लेके आ रहे हैं और हम ये एक सद्भावना दिखा रहे हैं कि देश संकट में है, आप मदद करिए। 30 मार्च को भारत सरकार का एक आदेश आता है कि हम एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं। कैसे किया उन्होंने? जो पेट्रोल पे 33 रुपये का एक्साइज ड्यूटी लगता है उसे कम किया 15 रुपये कुछ पैसे। डीजल पे एक्साइज ड्यूटी शून्य कर दिया। इसका मतलब 26 मार्च को सरकार को ये मालूम था कि संकट सामने है, सामने नहीं सिर के ऊपर है। समझदार लोग समझ गए ये संकट ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए तुरंत उपायों की जरूरत है। जो लोग हंसी उड़ा रहे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से एक दिन विधानसभा चला गया, आ रहे साइकिल, अरे भाई मजाक मत उड़ाइए, कुछ सहयोग कर सकते हैं तो कीजिए। जहां आप कैब से बैठकर जा रहे हैं वहां पर अगर मेट्रो से जाना संभव है तो चले जाइए, पैदल साइकिल से जाना संभव, 2 दिन नहीं जा पाने से भी आपका काम बन जाता हो तो चले जाइए, कोई मीटिंग ऑनलाइन हो सकती है कर दीजिए। मैं ये कहूंगा इसमें ज्यादा राजनीति तो हुई है, लेकिन राजनीति कहाँ नहीं होती ये ज्यादा बड़ा सवाल। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। पश्चिमी एशिया का संकट और जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई पड़ रही थी वेस्टर्न एशिया में, उसका असर अब ऐसा लगता है कि भारत पर पूरी तरह से दिखने लगा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपील की। 24 घंटे में उनकी 2 बार की गई अपील सुर्खियों में भी है, चर्चा में भी है और वो प्रैक्टिकली दिखाई भी पड़ रही है, जमीन पर नजर भी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तेल बचाइए, ऊर्जा बचाइए, कार पुलिंग करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, जैसे हमने कोरोना में सारी चीज़ें की थी। बहुत सारी कंपनीज अब वर्क फ्रॉम होम के मॉडल पर भी उतर गई हैं। जिस तरीके से इस तरीके की अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, इसको विपक्ष ने भी हाथों हाथ उठा लिया। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव का इंतजार कर रहे थे, क्यों वो सारी बातें नहीं बताते, वगैरह वगैरह। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस अपील पर पूरी तरह से आमने सामने हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जो सिक्योरिटी की गाड़ियां थी, जो कॉन्वॉय की गाड़ियां थी, वो भी कम कर दी हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि उनके जो मंत्री लोग हैं वो लोग, कोई बैटरी रिक्शा में नजर आता है, कोई मेट्रो कार पर नजर आता है, कोई मोटरसाइकिल पर दिखाई पड़ता है। अब सवाल विपक्ष ये कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने तो साल भर की अपील की है, ये जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ प्रधानमंत्री की अपील के बाद मंत्रियों का, ये कब तक चलेगा? साल भर वो इस तरीके से नजर आएंगे? ये और इस तरीके के तमाम सवाल विपक्ष कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर देश पर कैसा असर हो रहा है, इसी का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का शानदार पैनल हमारे साथ मौजूद है। पीयूष पंत जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, श्रीनिवास जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। पीयूष सर, शुरुआत चूंकि आप आज उस तरफ बैठे हैं तो मैं सोचती हूँ देरी से करती हूँ। ये जो अपील प्रधानमंत्री ने की, पहला सवाल तो ये जो विपक्ष कर रहा है वही मैं समझूंगी कि इसी पर थोड़ा सा विस्तार दें कि क्या वाकई में 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार हो रहा था? वेस्टर्न एशिया का डिस्टर्बेंस तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं और अगर वो डिस्टर्बेंस था तो धीरे धीरे उसे रिलीज भी करना चाहिए था। कहा तो ये जा रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर अचानक प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि कोरोना के दौर में हम जैसे थे वैसे हमें लौटना होगा। हाँ देखिए प्रतिक्रिया जी, बिल्कुल ये बातें तो हो रही थी चूँकि चुनाव थे और चुनाव में चूँकि ये गलत इंप्रेशन न जाए, अगर इस तरह की महंगाई होगी और इस तरह के उपाय करने की बात कही जाएगी तो इसीलिए क्योंकि देखिए 28 फरवरी को जब ये शुरू हुआ, ये इजराइल और अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है, उसके बाद से स्थितियां लगातार जो है कि गंभीर होती चली जा रही थी और
फिर धीरे धीरे लगभग 10-12 दिन बाद जो है, जब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वो बंद कर दिया गया, सप्लाई कम हो गई, अफेक्टेड हो गई, तो उससे स्थितियां और बिगड़ती जा रही थी। उधर जो है कि कच्चा तेल का दाम लगातार बढ़ रहे थे, तो निश्चित रूप से लेकिन ये संभावना दिख रही थी कि दाम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन चूंकि वो प्रेशर था, उसको फिर जो एक्साइज ड्यूटी कम करके उस तरह से उसको सरकार ने जो है बैलेंस करने की कोशिश करी, ताकि कंपनियों को उस तरह से जो है उतना नुकसान न हो जो वो प्रतिदिन के हिसाब से उनको हो रहा था। लेकिन इसी बीच जो है देखिए, चूँकि गैस सप्लाई काफ़ी प्रभावित हुई थी, तो सरकार को गैस के दाम बढ़ाने पड़े, और हमने देखा अच्छे खासे बढ़ाए, जिसका असर भी हमने देखा। और वो लोग जो है, जो खाली जो स्ट्रीट में लेके जो वेंडर्स थे या जो छोटे दुकानदार थे जो वहाँ पे रेहड़ी में जो लगाते थे, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, कि जो छोटा सिलेंडर जो है उनको मिलना बहुत दूभर हो गया था, और बाकी सिलेंडर के भी मनमाने दाम चल रहे थे। दिक्कतें दिख रही थी। सरकार कह रही थी कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब स्टॉक है, सप्लाई सही हो रही है, लेकिन लंबी लंबी कतारें हमने देखी हैं, सभी ने देखी हैं जी पूरी तरीके से, तो वो दिक्कतें आ रही थी। लेकिन ये बात सही है कि सरकार ये नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक जो है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट निश्चित रूप से पड़ता, ऐसा सरकार को लगा भी, और हम सभी ये ऐसा लग रहा था कि जहाँ की चुनाव खत्म होंगे उसके बाद पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। पेट्रोल के दाम भी कम से कम जो है हफ्ता 10 दिन के बाद ही अब बढ़े हैं जाके जो है। लेकिन इस तरह का जो अपील प्रधानमंत्री ने करी, उससे लगता है कि स्थितियाँ गंभीर हैं, जिसको कहीं ना कहीं जो है उसको सरकार बच रही थी इसको बताने से। और ऑब्वियसली देखिए, चूँकि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता, एक मुद्दा बनता वो चुनाव के टाइम में, विपक्षी दल उसको आज जो बात कर रहे हैं वो उस समय भी बात करते कि भाई ये हालात तो गंभीर बहुत हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की जो है, जिसमें आप एफडीआई को ले लीजिए, जिस तरह से बाहर जा रही है, यहाँ के जो लोग हैं उद्योगपति निवेश बाहर ज़्यादा कर रहे हैं, जो नेट एफडीआई है वो लगातार चला जा रहा है, हमारे देश से जा रहा है। तो ये तमाम स्थितियाँ हैं, लेकिन इसीलिए इसको नहीं कहा गया, क्योंकि चुनाव एक था कि हाँ हमको चुनाव जीतना है। तो मुझे लगता है कि अगर विपक्ष इस बात को कह रहा है तो वो कोई बहुत ज़्यादा गलत ये बात नहीं है, क्योंकि ये हम मीडिया में भी हमको ये दिखाई दे रहा था कि हाँ इस तरह की बातें हो रही हैं, और प्रधानमंत्री भी नहीं बताएंगे, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही होते कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे। और वही हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जो 7 अपील्स करी हैं कि आप ये न करिए, ये इन चीज़ों पे अपना करिए, ताकि एक अर्थव्यवस्था को स्टेबिलिटी मिले, जो उसमें जो एक दबाव पड़ रहा है जो वैश्विक कारणों से, खासकर युद्ध के चलते, वो उसको जो है कि हम सस्टेन कर पाएँ उस चीज़ों को। तो इसलिए ये उनका ये आया है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये तो था ही था कि एक जो पॉलिटिकल चल रहा था पूरा इलेक्शन, उसकी वजह से ये टाल दिया गया था। पहले दौर में हम प्रधानमंत्री की अपील पे बात करेंगे, और दूसरे दौर में विपक्ष जिस तरीके के मुद्दे उठा रहा है उस पर अपने वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा करेंगे। पूर्णिमा मैम, ये जो अपील है, ये क्या किसी आने वाले संकट का संकेत दिखाई पड़ती है? प्रधानमंत्री की अपील बिल्कुल आने वाला क्या संकट तो हमारे सर पे खड़ा है, और आज से नहीं 3 महीने से खड़ा था संकट, हम सब देख पा रहे थे, लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी नहीं देख पाए। उनको वास्तविक स्थिति की जानकारी या तो नहीं थी या किसी ने उनको बताया नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन युद्ध शुरू हुआ ये स्थिति तो साफ थी कि आज युद्ध अगर शुरू हुआ है तो हफ्ते भर 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होना है। और जिस तरह से मामला एग्रेवेट होता गया, हम सब ने देखा कि किस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया गया, वहाँ से शिप्स की आवाजाही रोक दी गई, ईरान ने भी अपनी तरफ से बैन लगा दिया, उधर अमेरिका ने भी अपने वो युद्ध पोत जो हैं तैनात कर दिए। तो सिचुएशन खराब हो रही है, ये हम लोग सबको दिख रहा था, सभी देशवासियों को दिख रहा था। लेकिन उस बीच में जब सरकार बार बार आके ये कहती रही कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, हमारे पास इनफ रिजर्व्स हैं, कितने रिजर्व्स हैं ये कभी खुल के बताया नहीं गया, लेकिन लोग मान के चल रहे थे कि चलो भाई, क्योंकि इस देश में लोग सरकार को और खास करके मोदी जी जब कुछ कहते हैं तो बहुत भरोसा करते हैं उस बात का, तो लोगों ने माना कि चलो ठीक है, हमारी सरकार इतनी काबिल है कि हमने सब कुछ मैनेज किया हुआ है, आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ, एक मन में शंका जरूर थी, जो कि हमने इस फोरम पे भी कई बार चर्चा की है, कि चुनाव के बाद दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, वो जोर का झटका धीरे से लगाने के लिए पेट्रोल के दाम एक हफ्ता रुक के बढ़ाया गया, लेकिन बाकी चीज़ों के दाम बढ़ गए थे बीच में, एलपीजी की प्राइसेस बढ़ गई थी, बाकी किल्लत होने लगी थी, वो भी हम देख रहे थे। तो ये जो प्रधानमंत्री जी की जो अपील आई है, मुझे लगता है कि अपील तो दुरुस्त आई है, थोड़ी देर से आई है, क्योंकि बीइंग द लीडर ऑफ द नेशन हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ईमानदारी से जनता को
एड्रेस करेंगे, अपने देश के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके आप बताएंगे क्या वजह थी कि वो मार्च में कम से कम हफ्ता 10 दिन के बाद जब क्लियर हो रहा था क्राइसिस का सिनेरियो, तो वो देश के सामने आके नहीं कह सक रहे थे कि भाई तैयार हो जाइए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके तैयारियां शुरू कर दीजिए। उसकी एक वजह थी क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक उनका लाभ दिखाई दे रहा था। अगर इस तरह की अनाउंसमेंट हो जाती तो फिर जो 100 गाड़ियों का काफिला लेके नेता रोड शो करते हैं, जो कैंपेनिंग में इतनी धुआंधार गाड़ियां चलती, सवाल उठता, मॉरल प्रेशर बन जाता और फिर उस पर इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता। तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आपने देश हित को थोड़ा किनारे कर दिया, साइड लाइन कर दिया, जो कि बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल चीज है। आप इस देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ किसी दल का प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो देश के हर सिटीजन का प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री होने के नाते उनका कर्तव्य था कि देश के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते। वो तो इतने पॉपुलर हैं कि वो अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इलेक्शन कैंपेन एड्रेस करते तो लोग सुनते ना उनकी बात। आखिर थोड़ी सी उस वक्त हमारे अगर जो भी बचत की जो प्रक्रिया थी उस बीच में अगर शुरू हो गई होती तो रिजर्व हो सकता है जो 3 महीने का था वो हमारे पास 6 महीने का रहता, थोड़ा सा इंपैक्ट कम हो जाता, ब्लो कम हो जाता, प्रेशर कम आता और धीरे धीरे आता। तो उस चीज को ना करके इन लोगों ने बहुत गलत काम किया है, जो मुझे लग रहा है लोगों को धोखा दिया गया है एक तरह से। पीएम की अपील किस तरीके का संकेत और इतनी देरी क्यों? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत की जो परिकल्पना की गई उसमें सोचा गया कि समाज नीति ऊपर होगी और राजनीति नीचे रहेगी, यानी समाज के हिसाब से जो राज करने वाला है वो नीति तैयार करेगा। समय समय राजनीति ऊपर चली गई और समाज नीति नीचे चली गई। सरकारें बदलती रहीं आज़ादी के बाद, लेकिन इस प्रक्रिया को सबने खुले मन से स्वीकार किया क्योंकि इसको स्वीकार करने में उनको लाभ ज़्यादा था। और परिवर्तनकारी देश में परिवर्तन ये हुआ कि अपने हिसाब से समाज की नीति, यानी समाज को कैसे कंट्रोल करना, उसके हिसाब से नीति बनने लगी। 70 के दशक से ये प्रक्रिया शुरू हुई और आज हम 21वीं सदी पे हैं, तो उस प्रक्रिया पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस विषय को आप उठा रही हैं वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसा बार बार कहा जाता है कि चुनाव था तो क्यों नहीं, फरवरी से ही युद्ध है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस IEP के हिसाब से दुनिया भर के 90 देश जो है सैन्य विवाद में फंसे हुए हैं। 15 देश प्रत्यक्ष तौर पे एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे। तो हालात तो शुरू से ही खराब थे, हालात और बिगड़ गए। भारत में यदि हम जैसे सामान्य व्यक्ति को पता है कि पैकिंग होने वाली एक पन्नी का कच्चा माल यदि विदेश से आ रहा है तो देश में शासन करने वाले प्रमुख लोगों को तो पता ही होगा। नहीं सर, तो फिर ये क्यों कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो है भारत पर उसका असर नहीं पड़ने दिया है? इस तरीके की बातें पहले से क्यों आ रही थी? अगर ये पहली बात कह दी होती कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है पहले से, तो शायद ये अचानक वाला प्रेशर नहीं आता, मेंटली भी पब्लिक जनता उसके लिए तैयार रहती। मैं प्रतीक्षा जी वही तो बोल रहा हूँ कि समाज को अपने हिसाब से चलाने के हिसाब से ही तो नीति बनती है ना। तो जब हमें समाज को उस हिसाब से चलाना था तो हमने इसका खुलासा नहीं किया। अब जब संकट का हम खुलासा कर रहे, क्योंकि राजनीतिक लाभ के लिए हमने समाज नीति को किनारे किया और अब हमें लग रहा है कि देश संकट में आ गया है तो हम समाज को एक सामने लेके आ रहे हैं और हम ये एक सद्भावना दिखा रहे हैं कि देश संकट में है, आप मदद करिए। तो सवाल यहाँ पे जो आप कर रही हैं ना, ये सवाल सब लोग कर रहे हैं कि आप जब फरवरी से ये स्थितियाँ थीं, आपको पता था कि इस हालात में जो मूल है वो है गैस और तेल, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब जो गेहूं का उत्पादन हुआ है भारत में, आप पता करिएगा भारत सरकार गेहूं की खरीदी कम कर रही। कारण ये है कि यदि आप गेहूं की खरीदी कर लेंगे तो आप उसका निर्यात कैसे करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो 11 कंट्री है वहाँ आपका सर्वाधिक गेहूं जाता है। अभी UAE के साथ आपने समझौता किया, उसमें 22,000 टन आपने गेहूं की आपूर्ति शुरू की, लद गया है। अब वो कार्गो रवाना हुआ कि नहीं हुआ इसकी संभावना ये स्पष्ट नहीं कर रही सरकार। 50 लाख टन गेहूं का आपने समझौता किया कि हम साल भर में देंगे। ये अब चावल, मिडिल ईस्ट में जो चावल जाता है वो भारत से जाता है। आपके गेहूं इसलिए मिडिल ईस्ट में, यानी जो आपके मुस्लिम देश है वो इसलिए लेते हैं क्योंकि भारत के गेहूं में प्रोटीन, आयरन, ग्लूटोन इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है जिसकी उनको डिमांड रहती है।
तो ये सारी परिस्थितियां हैं कि आपका निर्यात और आयात दोनों प्रभावित हो रहा है। तो यानी 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो आप निर्यात करते थे सिर्फ अनाज और मसाला, वो प्रभावित हुआ है। और आयात तो आपका हालत यही है कि आप कह रहे हो कि सोना मत लीजिए, तेल कम करिए। तेल की ज़रूरत तो पहले से ही था। तो पहले हमको क्या बताया जाता था कि हमारे इतने जहाज रवाना हो गए और हमारा जहाज यहाँ पहुँच चुका है, यानी तेल और गैस की कोई समस्या नहीं आ रही है। तो पहले हमको ये बताया गया कि कोई समस्या नहीं आ रही। पहले हमको ये नहीं बताया गया कि हमारे यहाँ भंडारण क्षमता नहीं है, हम गैस का भंडारण कर नहीं सकते, तेल का भंडारण सिर्फ हम 75 दिन का कर सकते हैं, जिसमें 60 दिन का हम वितरण कर सकते हैं, 15 दिन का हमको रिजर्व रखना पड़ेगा सामरिक दृष्टि से। तो हमको सिर्फ यही बताया गया 75 दिन का है, जहाज रवाना हो चुका है, इतने जहाज पहुंच चुके हैं। यदि ये सारी प्रक्रिया चल रही थी तो फिर संकट क्यों? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार कटघरे में है ही। अनुराग सर, दलील ये होती है कि अरे वो पैनिक हो जाता है इसलिए नहीं कहा, पैनिक फैल जाता है इसलिए नहीं बताया। पैनिक तो अभी भी है। जब प्रधानमंत्री ने कहा, एक अपील की, हालांकि उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया, उन्होंने देशवासियों से एक अपील की है कि आप चाहें तो ऐसा करें, तो ये सारी अपील ही करनी थी। तो ये तो फरवरी मार्च में भी हो सकती थी। आज इस अपील के क्या मतलब, क्या मायने, कितना संकट समझे अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? देखिए प्रतीक्षा, ये सबसे पहली चीज़ जो आपने खुद ही प्रश्न में की, देखिए उन्होंने अपील करी, आदेश नहीं दिया है। अपील अगर उन्होंने ये करी कि आप कारपूल का इस्तेमाल करिए, आप अगर एक इलाके से एक ही जगह जा रहे हैं तो अलग अलग गाड़ियाँ ना यूज़ करें, आप कारपूल करें, तो उसमें क्या बुराई है? अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं तो उसमें क्या बुराई है? अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो उसमें क्या बुराई है? तो इन अपीलों में कोई बुराई नहीं है, कोई आदेश नहीं दिया गया। मैं आज जो अपने पिछली जनरेशन, उनसे बहुत बार ये सुना करता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार ये अपील करी थी कि हफ्ते में एक बार उपवास रखना है, और उसका आज मेरे ख्याल से 50 साल बाद भी लोग जो है उस घटना का जिक्र करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील करी थी कि एक दिन उपवास रखने की, और हम सब ने बहुत ही कड़ाई से उसका पालन किया था। तो ये ऐसे उदाहरण रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री ने ये अपील करी है तो इसमें कोई बहुत नई चीज़ हो गई, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में हुआ है क्योंकि यहाँ पे पूरे दुनिया में शायद ये परंपरा रही है कि अपने नेता को फॉलो करने की परंपरा रही है, तो इसी दिशा में हो रहा है। अब एक टाइमिंग, एक समय खाना बंद हुआ उनका, तो मोदी जी ने भी अपनी जो है वो कर दी। ठीक है, देखिए पुष्पन साहब, मैं किसी की मतलब वो तारीफ या उसकी वो नहीं कर रहा हूँ, एक मैं फैक्ट मैंने बताया है। तो अब इसमें आपका जो प्रश्न है कि पहले क्यों नहीं करी, देखिए एक चीज़ प्रतीक्षा जी, आप खुशी से माने या नाखुश होकर माने, हमने कोविड के टाइम पे हमने क्या देखा था, जब ये कहा गया कि लॉकडाउन लगेगा, लोग घरों में रहें, तो जो लोग घर में थे वो भी मोटरसाइकिलों पे 4-4 आदमी बैठ के बाहर देखने जाते थे कि देखें हो क्या रहा है। जब तक जो है कड़ाई से पालन करने के लिए स्टेट्स को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए कि आपको इनको कड़ाई से पालन कराना, तब तक नहीं हुआ। जब पुलिस ने बल प्रयोग किया तब लोग घरों में गए, नहीं तो लोग आनंद लेने के लिए बाहर निकल रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे अपने भी, हम लोगों की भी कुछ समस्या है। अगर यहाँ पे इस समय जो मैं मेनली देख रहा हूँ कि दो तरह की, देखिए विपक्ष अगर आलोचना कर रहा है तो विपक्ष का काम है आलोचना कर रहा है, अगर वो आलोचना भी नहीं करेगा तो विपक्ष किस बात करेगा? विपक्ष पे बात करेंगे सर। उसके बाद आता है जो आम लोग आलोचना कर रहे हैं। आप पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि आलोचनाएं की जा रही कि प्रधानमंत्री ने ऐसा बोल दिया, अब बताइए ऐसा हो रहा है, मतलब दुनिया भर की बातें। भाई अगर एक आम आदमी के दृष्टिकोण से सोचिए तो हम आप सोना खरीदने कितनी बार जीवन में जाते हैं? अगर घर में शादियां हटा दीजिए तो मुझे तो नहीं लगता कि एक आम आदमी हिंदुस्तान में सोना कभी खरीदता होगा, बहुत मतलब ऐसा फ्रीक्वेंटली। तो अगर आपके घर में शादी भी है तो उसको रैशनलाइज किया जा सकता है, उसको आगे पीछे किया जा सकता है, जो मेरा अपना मानना है। मैं ये नहीं एफडी बनवा के बेटी को दे दें कि साल भर बाद बनवा लेना, उसमें ये भी देखिए, आप अगर आप बेटी की शादी कर रहे हो तो आपका जो दामाद है वो आपके घर का सदस्य बनता है। अगर आप उसको कुछ उसके साथ
कंसीडर सर भारत में सोना बेटी को देना नहीं ये नहीं, देखिए आप नहीं, ये भारत- मेरा एक मान- मिनट, नहीं, एक- नहीं ये मान्यता नहीं है। नहीं ये मेरा अपना नहीं मानना नहीं है। भारत में सोना बेटी को देना या किसी को देना नहीं, वो देखिए- इमोशंस होते हैं सर। नहीं, आप अगर देखिए किसी उसको किसी देखिए आपको अगर बाप को बोलेंगे तुम अपनी बेटी को सोना अगर मत दो। आपको 100 ग्राम देना है तो आप उसको 50 ग्राम भी कर सकते हो ना, या जो भी ग्राम, जो मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक मैं तो वही कह रही हूँ कि ये पहले कहते। ठीक है, आप अपनी बात रखें। हाँ, तो आप उसको जो है आप रैशनलाइज कर सकते हो, उसमें ऐसी बुरा, अगर देश में संकट आ रहा है सिर्फ एक व्यक्ति से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दिख रही है क्योंकि हमारी राजनीतिक विचारधारा मैच नहीं करती है, तो इसलिए हम आलोचना करें और हम जाके, अच्छा जो लोग क्या सोशल मीडिया पर आलोचना कर रहे हैं उन्होंने कितना सोना जाके खरीद लिया? सर पीएम की आलोचना नहीं हो रही है, बात सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है कि दिक्कत तो थी, तो पहले से ये शोर क्यों मचाया जा रहा था कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमको कोई लेना देना अरे नहीं तो है, भाई वो तो पश्चिम एशिया की बात है। प्रतीक्षा जी, आज भी कोई मैंडेटरी तो नहीं कर दिया गया ना कि आप गाड़ी नहीं स्टार्ट करोगे। आपसे अपील ही तो करी गई है, तो उसको अपील की तरह ही देखिए ना, उसको आदेश की तरह मत देखिए। अगर भाई लड़ाई तो खिंचती जा रही ना, अभी तक कुछ क्लैरिटी तो आई नहीं। जो आज से अभी कुछ दिनों पहले था कि 15 दिन में, अब लग रहा था लड़ाई खत्म हो गई, फिर अभी फिर तनाव बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कुछ पता नहीं आगे क्या होगा, बीच में ऊपर नीचे चीजें जैसे चल रही हैं, तो इसको मेरा सिर्फ मानना यह है, इसको अपील को अपील की तरह से देखें, इसे आदेश की तरह से ना देखें। ठीक, श्रीनिवास जी, पीएम की अपील और आपकी राय। देखिए प्रतीक्षा जी, बहुत सीधी सी बात है, चूंकि हम तमाम लोग पत्रकार हैं और यहाँ पे मैं सबसे कनिष्ठ हूँ, तो हमें बात करनी होगी डेटा के साथ। ये युद्ध स्टार्ट होता है और 26 मार्च को भारत सरकार का एक आदेश आता है कि हम एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं। कैसे किया उन्होंने? जो पेट्रोल पे 33 रुपये का एक्साइज ड्यूटी लगता है उसे कम किया 15 रुपये कुछ पैसे। डीजल पे एक्साइज ड्यूटी शून्य कर दिया। इसका मतलब 26 मार्च को सरकार को ये मालूम था कि संकट सामने है, सामने नहीं सिर के ऊपर है। समझदार लोग समझ गए। अब एक डेटा मैं आपको और देता हूं, तेल की कीमतों की बात हो रही है। ये तेल का खेल जो है ना, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व की राजनीति चलाती है, और ये जो युद्ध चल रहा है उसके पीछे भी तेल का ही खेल है। खैर इस पे बात नहीं करेंगे। अब अगले डेटा पे हम आते हैं। अप्रैल के पहले वीक में आप ये देखिए कि पर बैरल क्रूड ऑयल की कीमत क्या थी। वो थी तकरीबन 111 रुपए के आसपास, डॉलर, सॉरी माफ कीजिएगा, डॉलर, 111 डॉलर के आसपास। जब कल कीमतें बढ़ी हैं उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत क्या है? तकरीबन 101 डॉलर पर बैरल। तो यहाँ तो इजाफा हुआ है हमारे उसमें कि चलो कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या है कि सच्चाई ये है कि ये कीमतें तब बढ़नी चाहिए थी जब क्रूड ऑयल की कीमत अपनी सबसे हाईएस्ट पे थी, लेकिन उस वक्त कीमतें नहीं घटी। एक्साइज ड्यूटी घटाया गया, लेकिन उस एक्साइज ड्यूटी के घटने से जनता के पॉकेट पे कोई असर नहीं पड़ा। वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे गए तेल कंपनियों के बाद। हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 4 पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियां हैं और लगभग 2 रिलायंस और दो हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो ये पैसे गए वहाँ, लेकिन फायदा जनता का ही हुआ। अगर तेल कंपनियों को घाटा होता, सरकार पे दबाव बनाते, तो फिर घाटा इधर ही होना था। अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, शायद आपको पता ही होगा। अब देखिए राजनीति कैसे चलती है, आपको मालूम होगा, ये आज सुबह की खबर है। पाकिस्तान जो कंगाली की हद से भी बहुत ऊपर जा चुका है, उसने अपने यहाँ पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए की कम किए हैं, और जो उनका डीजल है, कोई स्पीड डीजल, उसमें भी उन्होंने 5 रुपए कम किए। तो इसका मतलब ये मान लें कि पाकिस्तान धन्ना सेठ हो गया? ये नहीं, ये एक पूरी ग्लोबल राजनीति चल रही है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का खेल है, जहां पे कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष का काम है, वो तो सवाल पूछेगा। अगर विपक्ष ने सवाल नहीं पूछा तो फिर विपक्ष कैसा? लेकिन आप इस पे गौर कीजिए, एक पूरा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो 5 रुपए कम कर सके। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है 400 रुपए लीटर से ऊपर है। अगर अपने पैसे से हम तुलना करें तो लगभग 2 गुने के आसपास, तब भी अगर रुपए में बात करें तो 200 रुपए लीटर है। जो पाकिस्तान कंगाली के भी ऊपर खड़ा है, वो पैसे कम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं पाकिस्तान अमीर हुआ, वो कहीं ना कहीं भारत के साथ एक षड्यंत्र है। और जो मुझे लगता है इस पूरे गेम के पीछे वही महाशय बैठे हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है, विपक्ष आरोप लगाता है कि साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। तो उसके पीछे भी शायद पता नहीं आखिर इतने अच्छे रिश्ते थे, ऐसा क्या हुआ ट्रंप के साथ। तो मैं कह सकता हूं कि मैडम ने कहा था कि देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए।
मैं मैडम बात की से बातों सहमत से पूरी तरह से सहमत हूँ कि सहमत। देर आए दुरुस्त नहीं आए। सर, पीएम की अपील किस तरीके का संकेत, और ये अपील पहले भी की जा सकती थी, शायद हम और आप या जो आम लोग हैं वो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहते। राजनीति अपनी जगह, और राजनीति करके ही व्यक्ति सत्ता में पहुंचता है, मैं हमेशा कहता हूं। तो वहां जाके वो साधु संत तो नहीं बनेगा। आप सोचे कि वहां पर वो बिल्कुल रुद्राक्ष पहन के भगवा धर के केवल समाज कल्याण की ही बात करे और अपने राजनीतिक हितों को न साधे, तो ये अपेक्षा ही गलत है। तो शुरुआत तो अपेक्षा से होती है ना। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है फिर आप दोष देते रहिए। सबसे पहले आपको अपनी एक्सपेक्टेशन सही करनी पड़ेगी। लेकिन उस राजनीति को करते वक्त देश समाज का ध्यान नहीं रखेगा तो फिर भी वो सत्ता में नहीं बना रहेगा। ये बात सही है कि चुनावों के लिए इंतजार किया गया और ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जितनी भी अपील की गई हैं उनमें से सोने वाले हिस्से को और विदेश यात्रा वाले हिस्से को आप हटा दीजिए, तो बाकी सारे जो उपाय हैं वो वैसे भी करते ही रहना चाहिए। ऊर्जा, हमें सार्वजनिक परिवहन के जो उपाय हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेने चाहिए। अगर यहाँ पर दिल्ली में आपको एनसीआर के किसी भी क्षेत्र से जाने के लिए सुविधाजनक रूप से मेट्रो उपलब्ध है, तो आप एयर कंडीशन में बैठ के 40 रुपये 50 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 55-64 रुपये में पूरे गंतव्य तक पहुँच जाते हैं, आखिरी गंतव्य तक है। तो आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप 150 रुपये में यहाँ से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लेकर एयरपोर्ट एक्सप्रेस पहुँच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पैसा भी बचता है और समय भी बचता है। तो ऐसे, और ये उपाय पश्चिम के जिन देशों का हम तुरंत अनुकरण करने लगते हैं वहाँ ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत, और हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से विकसित नहीं हुआ इतनी बड़ी आबादी के लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। नहीं हुए मेट्रो के प्रोजेक्ट, जो कोई छोटे या मझोले शहर हैं उनमें इतने गलत तरीके से उपाय में ले आए गए हैं। लेकिन सार्वजनिक परिवहन मजबूत होना चाहिए। कितनी भी बड़ी सड़कें और फ्लाईओवर बना दीजिए, इतनी गाड़ियों के लिए वहाँ न जगह है न उतना ईंधन हमारे पास उपलब्ध है। और ये जो उन्होंने कहा कि हमारे पास तेल के कुएं नहीं है, तो शाश्वत सत्य है। इसके लिए कौन सा ईरान के संकट का इंतजार करना है? हमारे पास नहीं है। अमेरिका के पास तेल के कुएं हैं, उनको सहेज के रखता है और दूसरों को तेल लेता है, ताकि जब दूसरों को खत्म हो जाए तब अपने घर का काम आ जाए। इस तरह की सोच और रणनीति पर जब दुनिया 200-200 साल से चल रही है, हम तो अभी 75-70 साल पहले आज़ाद हुए हैं ना, तब जाके अपने देश की सोच को हमको सही करना पड़ेगा। नहीं है तेल के कुएं, तो हमको तो बल्कि तेल को, ऊर्जा को, ईंधन को लेकर हमेशा ही किफ़ायती सोच रखनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये जो अपील है वो एक प्रधानमंत्री की अपील नहीं है, वो देश के हर प्रधानमंत्री की अपील, देश के हर नागरिक के लिए, हर शासन काल में, हर सत्ता काल में, हर राजनीतिक दल के द्वारा होनी ही चाहिए। हर व्यक्ति को कोशिश, चीन में लोग खूब साइकिलें चलाते हैं, यूरोप में जाके आप देख लीजिए 2-3 ऐसे देश हैं जहां पर सड़क पे सिर्फ साइकिलें ही दिखती हैं। कुछ सड़कें, कुछ मुख्य बाजार जो हैं वो तो प्रतिबंधित हैं, या तो साइकिल से जाइए या पैदल जाइए, आप कार ले। वहाँ पर लोगों में ये आदत है कि वो 2 से 5 किलोमीटर दूर भी पार्किंग होगी तो वहाँ से पैदल चलेंगे, हमें तो कार का शीशा नीचा करके सब्जी खरीदनी है। तो उस कल्चर को बदलने की जरूरत है, उस संस्कृति को और उस संस्कृति को बदलने की अपील कोई करता है तो उसको राजनीति के धागों में उलझाने वाले लोग बदमाशी कर रहे हैं। हमको उनको वो बदमाशी नहीं। हाँ, सोना भारत में पारिवारिक जरूरत है, लेकिन इस सोने की खरीदने और सोने के पागलपन ने हमको वहां पहुंचा दिया कि हमारी विदेशी मुद्रा पर प्रहार हो रहा है। अब मैं अपील जो पूरी है उसके कोर में है विदेशी मुद्रा भंडार, और अगर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का क्षरण हो रहा है तो उन्हीं गतिविधियों पर उन्होंने रोक लगाई है। ईंधन सीधे सीधे विदेशी मुद्रा से जुड़ा है, सोना सीधे सीधे विदेशी मुद्रा से जुड़ा है, विदेश यात्राएं और विदेशी डॉलर में और यूरो में, अन्य मुद्राओं में होने वाला खर्च, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का क्षरण हमें ये संकट के लंबे खिंच जाने पर आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि सब कुछ, सारी अर्थव्यवस्था हमारे उस विदेशी मुद्रा भंडार पर है। हमने जो हमारे अन्य कार्यक्रमों में और एक्सप्लेनर्स में गणित बताया, उसमें केवल ईंधन की 20% बचत अगर हम कर लें, जितना ईंधन आज हम पर डे और पर मंथ यूज कर रहे हैं, उस 20% बचत मात्र से हम 2,02,000 करोड़ से ज्यादा की बचत कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये बात सही है कि इसके विरोध में कुतर्क भी दिया जाता है कि आपने दूसरी कई योजनाएं चला रखी हैं और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना भी चला रखी है, और वो कोरोना के समय जो 20 के पैसे बांट रहे हैं, तो वो 80 करोड़ लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं, और वो सार्वजनिक आपूर्ति जो हमारी व्यवस्था है उससे कितना पहुंच रहा, कितना, पर वो अलग बहस के विषय हैं। मैं मानता हूं कि वहां भी गलत है, वो हमारे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है बहुत सारे मामलों में, सब मामलों में नहीं। कुछ समाज कल्याण की ऐसी योजनाएं जो जरूरी हैं उन तक नहीं पहुंच रहा, वंचितों तक तो पहुंचाना ही चाहिए और सरकार का ही काम है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये कहूंगा कि 2 गलत मिलकर एक सही को पैदा नहीं कर सकते। अगर 2 चीजें गलत है तो दोनों जुड़कर सही नहीं करेंगी, इसलिए दोनों को अलग अलग पर्सपेक्टिव में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहिए। अभी जो अपील आई है इसको केवल ईरान संकट के मद्देनजर न देखते हुए हमारी समूची कार्य संस्कृति से जोड़कर हमें ईंधन की, ऊर्जा की बचत सतत करनी चाहिए। हमारे पास कोयले की भंडारों की कमी थी तो हमने पनबिजली बनाई, लेकिन पानी भी इतने बांध बना देने के बाद भी बारिश नहीं हो रही है तो बांध सूखे पड़े हुए हैं, तालाब सूख रहे हैं।
तालाबों को सूख होकर हमने शहर बना दिए हैं। ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और गंभीर, और जितनी बड़ी आबादी अब हम हो चुके हैं, तो इस तरह अगर हम संसाधनों का दुरुपयोग, वर्तमान में ये संकट ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए तुरंत उपायों की ज़रूरत है। जो लोग हंसी उड़ा रहे, अरे वो मोटरसाइकिल से एक दिन विधानसभा चला गया, अरे साइकिल, अरे भाई मजाक मत उड़ाइए, कुछ सहयोग कर सकते हैं तो कीजिए। जहां आप कैब से बैठकर जा रहे हैं वहां पर अगर मेट्रो से जाना संभव है तो चले जाइए, पैदल साइकिल से जाना संभव, 2 दिन नहीं जा पाने से भी आपका काम बन जाता हो तो चले जाइए, कोई मीटिंग ऑनलाइन हो सकती है कर दीजिए। मैं ये कहूंगा इसमें ज्यादा राजनीति राजनीति तो हुई है, लेकिन राजनीति कहां नहीं होती, ये ज्यादा बड़ा सवाल। जिस तरीके से सर भी कह रहे हैं कि ये एक अपील है और ऊर्जा तो वैसे भी बतौर नागरिक, जिम्मेदार नागरिक हमें बचाना ही चाहिए। अब थोड़ा आते हैं विपक्ष के एंगल पर। विपक्ष जिस तरीके के सवाल उठा रहा है, पूर्णिमा मैम, शरद पवार ने एक बात कही जो कि मुझे लगता है कि वो जो विपक्ष के तमाम नेता शोर शराबा कर रहे थे उसमें एक जेन्युइन बात वो निकल कर आई जो शरद पवार ने कही। शरद पवार ने कहा कि गाड़ी कम कर देने से या 1-2 लोगों के मोटरसाइकिल और बैटरी रिक्शा से संसद जाने से बात नहीं बनेगी। संसद का सत्र बुलाइए, मीटिंग बैठाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उस चिंता पर क्या कर सकते हैं इस पर काम करिए। नहीं तो शरद पवार ने कुछ गलत नहीं कहा है, ये अभी उन्होंने ये बात कही है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसे मैंने पहले भी कहा प्रतीक्षा, ये सारी चीज़ें एक क्राइसिस की सिचुएशन जब है तो अब अपने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे जो कि एक देश के बहुत बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप किसको कॉन्फिडेंस में लेंगे? ठीक है, आप जनता से सीधे सीधे रूबरू होकर बिल्कुल सच्चाई को नहीं बोल सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को अपोजिशन पार्टी से कंसल्ट करके उनसे तो आप चर्चा करके एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर ही सकते थे, वो आपने किया नहीं। विपक्ष पे आने से पहले मैं एक बात और ये बताऊं, मैं कहना चाह रही थी वो उस वक्त रह गया था। जो अपील है, अपील से किसी को कोई परेशानी नहीं है, टाइमिंग से परेशानी है। वो सही समय पर अपील आई होती तो हमें सरकार पे भरोसा बढ़ जाता, सरकार की ईमानदारी पे और उनकी जो अच्छी नीयत पे हमें भरोसा होता। दूसरी बात, सरकार में भी जिन लोगों जो बैठे हैं डिसीजन मेकिंग में, उनको पता है कि इस अपील पे सवाल खड़े होंगे, इसलिए इसको जस्टिफाई करने के लिए नैरेटिव्स बनाए गए कि इंदिरा गांधी ने भी किया था और उसके लिए उन्होंने इंदिरा गांधी का हिंदू 75 साल पहले का एक नहीं, वो तो फेक था मैम, वही मैं कह रही हूँ कि वो, लेकिन चला तो बीजेपी के मीडिया सेल से ही वो, तो उसको इंदिरा गांधी ने भी ये कहा और अपील की कि सोना मत खरीदो कह के एक फेक न्यूज़ चलाई गई। तो ये जो चोरी छिपे, जो अजीब से जो शंका पैदा करने वाली सिचुएशन है, ये बाद में सबको पता चल गया। हिंदू ने तो उस दिन का ओरिजिनल फ्रंट पेज अपना इशू कर दिया उसको कॉन्टेक्ट करते हुए। लीजिए, विपक्ष ने ये कहा कि इस अपील में कहीं पे कोई गलती है। अपील बिल्कुल सही समय से होनी चाहिए थी। अगर अपील होती सही समय पे, उस समय विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया गया होता तो कोई भी क्राइसिस की सिचुएशन में हमने देखा है कि देश नेता के साथ खड़ा हो जाता है। इस समय भी हम खड़े हो गए होते, लेकिन उन सबको आपने एक पहले अपनी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसको पहले सर्व करने के लिए किनारे किया। अब जब आपको लगा कि अब अनअवॉइडेबल हो गया है और अब चुनाव का घाटा सामने कोई नहीं है, वो शंका अब नहीं है आपके मन में, तो आपने सारी चीज़ें लोगों से कहना शुरू कर दिया। जहाँ तक अपोजिशन पार्टीज़ का सवाल है, अपोजिशन पार्टीज़ तो ये सवाल बहुत पहले से उठा रही थी। और दूसरा सबसे बड़ा जो अपोजिशन का अटैक है सरकार पे, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर हमने ठीक से उसको कंडक्ट किया होता तो ये क्राइसिस इतनी बड़ी नहीं हुई होती। हमारे ईरान से अच्छे संबंध थे, हमारे रूस से अच्छे संबंध थे, हम इन दोनों देशों से तेल ले रहे थे। यूएस के दबाव में आके हमने उस पर कटौती कर दी, बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया। फिर हमने जब यूएस ने बोला कि आप ले सकते हो तो फिर से लेना शुरू किया। ये हमने क्यों किया? अगर हम शुरू से सिर्फ अपने हित को आगे रख के डिसीजन लेते तो इतनी बड़ी क्राइसिस नहीं होती। दूसरा एक विपक्ष का और बहुत बड़ा आरोप है सरकार पर कि आपने 3 महीने क्राइसिस की सिचुएशन में भी जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं रिफाइंड ऑयल, क्रूड मंगाती हैं और उसको एक्सपोर्ट करती हैं रिफाइन करने के बाद, सिर्फ उसमें रिलायंस कंपनी बेसिकली है फोर फ्रंट पे, उसको आपने क्यों नहीं बंद किया? इस 3 महीने में उसको आपने एक्सपोर्ट को क्यों नहीं रोका? जब प्याज की किल्लत देश में होती है तो आप प्याज का निर्यात रोक देते हैं, प्याज का जो किसान है वो बेचारा रोने लगता है। जब टमाटर की किल्लत होती है, इस तरह की चीज़ों में आप रोक देते हैं, इमीडिएटली रोक देते हैं, दालों को रोक देते हैं एक्सपोर्ट करने से। तो जब इतनी क्राइसिस एनर्जी के सेक्टर में आपको दिख रही थी तो रिफाइंड ऑयल का आपने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्यों नहीं रोका? तो इसका मतलब आप जनता के हित आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एक कोई जो आपका क्रोनी ग्रुप है उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं आपके, उसके हित आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आर्थिक हालात सरकार छिपा रही है, विपक्ष का ये आरोप, कितना दम आप देख रहे हैं? देखिए 60 के दशक से हम डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1962 में हमने गोल्ड कंट्रोल एक्ट बनाया, 90 में उसको ख़त्म किया, 1990 में हमने 250 रुपये का एक टैक्स लगा दिया 10 ग्राम पे। फिर आगे चल के 2010 में हम 2% का आयात शुल्क लगाए, 2012 में उसको उठा के 4% कर दिया गया, 2013 में लगातार 3-4 बार चेंज हुआ। जनवरी में हम उसको 8% किए, फिर जून में हम उसको 10% kiए, तो 6%, 8%, 10% किए। फिर जब 2019 में कि सरकार बदली तो उन्होंने 12% किया, फिर 15% तक गया, लेकिन 24 में 15% को फिर से 6% पे ले आए, जो मई 2026 में फिर से 15% हो गया है। तो क्या है कि लुका छुपी का खेल चल रहा है डॉलर के साथ भारत का, ये लंबे समय से चल रहा है। अब गोल्ड की जहाँ तक बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोने का उपयोग कम करिए, यानी आपके पास जो घर में सोना है उसी को रिसाइकिल करके आप उपयोग करिए। उसका कारण ये है कि 2024 में 802 टन सोने की डिमांड थी और 757 टन भारत ने आयात किया सोना। 2025-26 में घट के 721 टन हो गया, यानी कहीं ना कहीं नियंत्रण हुआ। अब वो चाहते हैं कि जो 721 टन की आयात हम कर रहे हैं उसको और कम करें। तो जितना हम आयात कम करेंगे, जैसा जयदीप जी ने कहा, तो उतना ही आपका क्या होगा कि डॉलर पे निर्भरता कम होगी और आप रुपए को मजबूत कर पाएंगे। ये अर्थशास्त्र है, और ये अर्थशास्त्र जो है ना, दो चीज़ें हमारे भारत का जनमानस हम जैसे लोग नहीं समझते, एक सेंसेक्स, एक जीडीपी। ये भारत सरकार की तरफ से दोनों चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है और हम जैसे सामान्य लोग इस दोनों चीज़ों को नहीं जानते। तो इसलिए जीडीपी को बताया जाता है कि हमारा ग्रोथ इतने ट्रिलियन हो गया, हम यहाँ पहुँच गए। लोगों को नहीं पता, लोग तो रोज़ का देखते हैं कि हमारे खर्च में कितनी बढ़ोतरी या कितनी घटोतरी हुई। वो उस हिसाब से अपना जीडीपी देख के चलता है, अपना घरेलू उत्पाद और घरेलू खर्च के हिसाब से। आज की डेट में ये सच्चाई है कि विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है, तो विपक्ष को मुझे लगता है समझदारी करने की आवश्यकता है। समझदारी इसलिए कि यदि आप विशेष सत्र बुलाते हैं तो जैसे अभी जयदीप जी ने कहा, निश्चित तौर पे भारत को हमें पैनिक होने से बचाना है। पैनिक तो अभी भी है ना सर? नहीं, पैनिक है अभी, लेकिन उतना पैनिक नहीं है। लेकिन जैसे विशेष सत्र बुलाएंगे और उसके विशेष सत्र में आपका चर्चा होगा और सारी चीज़ें जब साफ होंगी, तो एक बड़ा संवेदनशील परिस्थितियां भारत में निर्मित होंगी और उस स्थिति का सामना सभी को करना पड़ेगा, सभी राजनेताओं को करना पड़ेगा। तो आप इसके पहले क्यों नहीं बोले, इसका सामना करना पड़ेगा विपक्ष को, और आप इसके पहले क्यों नहीं किए, इसका सामना करना पड़ेगा सत्ता पक्ष को, और जनता को जवाब देना दोनों के लिए कठिन होगा। सिर्फ जनता को झेलना पड़ेगा, वो सब राजनीति करते रहे। अनुराग सर, विपक्ष के जिस तरीके के मुद्दे इस वक्त उठा रहे हैं वो जायज़ दिख रहा है। आपने इसके पहले कहा कि विपक्ष अगर ये भी ना उठाए तो क्या करे। ये सारा जो अर्थव्यवस्था का गणित है, ये क्यों ज़रूरी है कि पहले विपक्ष समझे? जनता को आपने भरोसे में क्यों नहीं लिया? विपक्ष का सवाल तो जायज़ है। देखिए, इसमें जहाँ तक ये है कि विपक्ष को हम एकदम ऐसा सिर्फ मान के नहीं चल सकते कि उसका काम सिर्फ आलोचना करना है। ये ऑफलेट ये चीज़ भारत की राजनीति में हो गई धीरे धीरे कि विपक्ष का काम सिर्फ ये हो गया कि सरकार को गलती करने देना या उनको ऐसी जगह तक लेके आना कि हमें सिर्फ आलोचना करने के लिए कोई मौका चाहिए। तो अगर विपक्ष इस मानसिकता के साथ चलेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि भाई अगर मैं विपक्षी दलों की बात करूं तो सिर्फ ये कह रहे थे कि सिर्फ वेस्ट बंगाल के नतीजों का इंतजार हो रहा, उसके बाद पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। अगर विपक्ष ये मानता है, मैं हमेशा देखता रहता हूं कि विपक्ष के नेता, ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हमेशा ये क्लेम कर रहे होते हैं कि एक जो हमारे वित्त मंत्री थे वो पढ़े लिखे थे, आपके पास कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, हमारे पास सब काबिल लोग थे। अरे भाई, जब आपके पास काबिल लोग थे सारे, तो आपने क्यों नहीं योजना बना के सरकार को दी? आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप एक कोई नॉर्मल अपोजिशन के नेता नहीं है, आप बहुत बड़े नेता हैं। आपका काम सिर्फ गलती होने के बाद, अगर इसे गलती आप मान रहे हैं, अगर ये गलती है, तो उसके बाद सिर्फ आलोचना करने के लिए आपने वेट क्यों करना था? क्या आप अपने पढ़े लिखे काबिल लोगों से एक ब्लूप्रिंट बनवा के सरकार को नहीं दे सकते थे?
तो आज अगर वो किया होता तो आज वो जनता के सामने ज्यादा शान से जा रहे होते। देखो, हमने ये बात बोली थी जो सरकार ने नहीं मानी और आज सरकार घिरी हुई है, लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ ये नतीजा आने के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। आपने पहले बताना चाहिए था ना, करना क्या है, चलिए पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल जब कमी है, पेट्रोल नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रही, दाम बढ़े, ये तो एक आम आदमी को भी समझ में आता है। तो आप इतने बड़े काबिल लोगों की टीम लेके क्या कर रहे हो, आपने पहले करना चाहिए था। ठीक है पीयूष सर, विपक्ष के आरोप जिस तरह से कि आर्थिक स्थिति जो है वो सरकार छिपा रही है, पैनिक हो जाएगा इसलिए नहीं बता रही है, पैनिक की स्थिति तो हमने थोड़ी थोड़ी शुरुआत पहले से भी देखी थी, तो विपक्ष का आरोप भी सही। दूसरा, विपक्ष पर भी ये आरोप है कि भाई अगर आपको ये समझ आ रहा था तो आप सरकार पर पहले भी प्रेशर डाल सकते थे, पहले भी दबाव डाल सकते थे कि आप बताइए। देखिए प्रतीक्षा जी, ये कहा जा रहा है, जैसे अभी कहा कि विपक्ष को अगर इतना था जानकारी या वो उसके पास ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं तो वो उसको ये सरकार को देना चाहिए था कि एक बना के कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, कैसे इससे हम ओवरकम करें। लेकिन जब सत्ता पक्ष विपक्ष को अगर तरजीह न दे, उसकी बात न सुनेगा और सत्ता पक्ष ये मान के चलेगा कि हम ही को सब कुछ आता है, हम ही सब कुछ करेंगे, तो वहाँ पे विपक्ष का कुछ देना या कुछ पेश करना या उसको मान लेना, मुझे ये जो मैं देखता हूँ एक पत्रकार के रूप में जो चीज़ें जिस तरह से हो रही, डिसीजन लिए जाते हैं, कंसल्टेशन होते हैं लोकसभा में, जिस तरह से विपक्ष को कम से कम समय देना सुनने के लिए, और ये तमाम चीज़ें हैं, तो एक ये है कि एक ओमनीपोटेंट वाली फीलिंग है सरकार के अंदर कि हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ सही करेंगे और सब कुछ सही है। वो जनता को भी बताते रहते हैं कि सब कुछ सही है, जबकि चीज़ें आपके धरातल से खिसकती चली हुई दिख जाती हैं। तो मुझे लगता है अगर आप ये अभी जो शरद पवार जी ने जो बात कही वही कही है कि आप एक कंसल्टेशन कीजिए विपक्ष से, क्योंकि विपक्ष ऐसा नहीं कि पैदल है, विपक्ष के पास अनुभव है, विपक्ष जानता है, वो भी इसमें मंथन करता है, वो भी जानता है। राहुल गांधी तो हर बार इस बात को कहते रहते हैं कि इस तरह का संकट आने वाला है, लेकिन उनको जो है कि कोई सीरियसली नहीं लिया था, न तो उनको बोलने दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जब तक सत्ता पक्ष विपक्ष को नहीं सुनेगा, उससे कंसल्टेशन नहीं करेगा, ये मीटिंग होनी चाहिए थी पहले, ये इसको समझा, कम से कम आप जनता को मत कहिए, लेकिन ये आप विपक्ष को कहिए कि स्थितियाँ गंभीर हैं, इसके लिए क्या किया जाए, आइए मिलकर बैठते हैं, आपको कुछ सुझाव है बताइए, हम मिलजुल के उसको करते हैं। तो ये इस मुद्दे डेमोक्रेटिक को और ये जनता के बीच नहीं लाएगी। नहीं, जनता में इसलिए जनता में लाइए, लेकिन बात पूरी हो जाए। हाँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जनता इमीडिएटली अगर आपको लगता है स्थितियाँ गंभीर हो रही हैं तो पहले उसका निवारण कैसे होना, एक आप उसका प्रोग्राम बनाइए, फिर उसको सर विपक्ष तो तब जनता के सरेंडर में लगा हुआ है, कहाँ से बताएगा बताइए। मेरा तो सवाल बस ये है कि अगर विपक्ष को लग रहा था कि इतनी चिंता है, जो शरद पवार सवाल उठा रहे हैं, तो एकजुट होकर ये सवाल सरकार पर प्रेशर डालने के लिए विपक्ष कर सकता था। नहीं, तो विपक्ष ने तो किया लगातार। आप देखिए, जब ये तमाम विपक्ष ये कह रहा था कि अभी जो है कि स्थितियां गंभीर हो रही हैं, जब से युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से ये बातें लगातार आ रही थी। जब गैस की किल्लत हुई जिस समय, वहाँ पे ब्लॉकेट लगा, उसके बाद जो है कि ये लगातार उन चीज़ों को बताया जा रहा था कि गंभीर स्थितियाँ, प्रधानमंत्री जी इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, खुलासा करें, वो जो है कि अपने चुनाव में बिजी हैं, वहीं पे हैं। तो ये तो आशंकाएं जो विपक्ष कर रहा था, लेकिन विपक्ष को आप सुनना नहीं चाहते, विपक्ष को आप कंसल्ट नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है ये एक चीज़ है जो सरकार सोचती है कि हम जो कर रहे हैं वही सब सही, और पिछली सरकारें भी ऐसा करती थी। ये एक जो मुझे लगता है कि ऋणात्मक पक्ष है सरकारों का, जो सोचते हैं कि हम ही, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये है कि आपके पास विपक्ष है, स्ट्रांग विपक्ष होता है, तो उसके साथ आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो भी सत्ता में रहे हैं, उनके पास भी एक्सपर्टीज़ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कंसल्टेशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर ऐसी स्थितियाँ जब बने जो देश अगर गंभीर संकट में फंसने की संभावना होती है, तो निश्चित रूप से कंसल्टेशन होना चाहिए और एक कंसेंसस के साथ उस तरह की नीतियाँ लानी चाहिए, और जनता को फिर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। विपक्ष को भरोसे में लेकर काम करना चाहिए। विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो सरकार से ज़्यादा जनता के लिए है। चलिए मान लिया आपका माइक पार्लियामेंट में बंद कर दिया जाता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई योजना थी, आपने SIR के ऊपर, वोट कटौती के ऊपर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कर, इस पे क्यों नहीं कर दी? इस पे आपने कह दिया जी सरकार हमारी सुनती नहीं। अरे सरकार नहीं सुनती, जनता को बताओ ना, कम से कम आज आप कह तो सकते थे, या तो आपके पास कुछ था नहीं, सिर्फ आपने कहने के लिए। आप देखिएगा तेल के दाम बढ़ेंगे, अरे गैस नहीं मिलेगी, श्रीनिवास जी, जनता को थोड़े बोलने का मौका दिया जाता है तो नरबनी की किताब लेके आते हैं। यही तो समस्या है ना सर। या तो संविधान की किताब लेके आएंगे। आप मूल मुद्दों से क्यों भटक जाते हैं? या तो आप कहेंगे कि ट्रंप के हिसाब से काम कर रहे हो,
मुद्दे पे बात करो, जनहित की बात करो, जनता के मुद्दे इसीलिए तो उठाओ। सर वोट नहीं आ रहे जी। दीक्षा जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये बातें हो रही है ना कि आखिर सत्र क्यों नहीं बुलाना चाहिए, पैनिक हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से चूक हो रही है। अब आप कहेंगे चूक कैसे हो रही है? चूक यूं हो रही है कि कल जब सत्ता पक्ष से ये सवाल पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं, तो सत्ता पक्ष कह सकता है कि हमने तो विपक्ष से भी सलाह मांगी थी, विपक्ष ने हमें सलाह नहीं दी। और दूसरी बात, जहां तक बात है विपक्ष से सलाह लेने की, तो ना आज की तारीख में वो वाला पक्ष है जब विपक्ष का नेता हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते थे, और ना विपक्ष का नेता देश के प्रधानमंत्री को दुर्गा का स्वरूप बताता था। आज क्या है? आज किसी को पप्पू बुलाया जाता है तो किसी को नरेंद्र सरेंडर बुलाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक सूचिता है ना, पिछले 2-2.5 दशकों में, मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले 10-12 सालों में, वो जब से मिली जुली सरकार आने की प्रक्रिया शुरू हुई 90 के दशक से, उस समय से हिंदुस्तान की राजनीतिक सूचिता जो है वो अब आज की तारीख में अपने निम्नतम स्तर पे पहुंच चुका है। हर तरह के आरोप पक्ष वाले विपक्ष के ने, इतना ही नहीं, चारित्रिक हनन। आप देखिए कैसे कैसे मीम बनते हैं, और वो मीम कोई आम आदमी नहीं, राजनीतिक दलों के हैंडल से उसको डाला जाता है, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हैंडल हो या भारतीय जनता पार्टी का हैंडल हो। तो ये तमाम चीज़ें, अब राजनीतिक सूचिता खत्म हो गई, तो ये बातें करना कि हम विपक्ष से सलाह लेंगे, आज की तारीख में ये संभव नहीं है। पहले अगर हमारी राजनीतिक सूचिता अटल बिहारी वाजपेयी वाली होती तब ये संभव था, लेकिन अभी मौका है सत्ता पक्ष के पास विपक्ष के ऊपर ओनस ट्रांसफर करने का। और सर विपक्ष के पास भी तो मौका है ना कि तगड़े तरीके से सरकार को घेरे। वही तो बात है, नरवड़े की किताब लेते हो जब आपको मौका दिया जाता है सदन में। तो सर जिस तरीके की इस वक्त स्थिति है, प्रधानमंत्री की अपील के बाद विपक्ष जैसे उठा रहा है, नो डाउट कि हाँ ये सवाल जायज़ है कि थोड़ी देरी हुई। अगर प्रधानमंत्री शायद पहले ही अपील कर देते तो मेंटली भी लोग तैयार होते और धीरे धीरे ये जो बड़ा गैप आया ये शायद नहीं आता। इस वक्त विपक्ष और सत्ता पक्ष को मिलकर किस तरीके से संकट से उबरना है, मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी बात हो। हाँ, महत्वपूर्ण बात है, और ये देरी हुई है तो इसको स्वीकार भी करना चाहिए। और हम समझ रहे हैं कि उसके पीछे राजनीति थी, क्योंकि चुनाव चल रहे थे, लेकिन अभी 2 कदम उनको तुरंत उठाने चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पैनिक हो जाएगा इसलिए सत्र न बुलाया जाए। बीच चुनावों के दौरान आपने सत्र को एक्सटेंड कर दिया बजट के, क्योंकि आपको नारी वंदन वो लाना था विधेयक। अगर वो विशेष सत्र नहीं भी बुलाना चाहते हैं तो सर्वदलीय बैठक तो बुलानी ही चाहिए। अगर हमने एक समावेशी सरकार, समावेशी समाज और समावेशी लोकतंत्र का निर्माण किया, हमारे संविधान में सबके लिए स्थान है, तो फिर सत्ता पक्ष के मन में भी सबके लिए। अगर विपक्ष वहां पर अच्छे सुझाव नहीं देता है, अगर विपक्ष वहां पर गलत तरीके के सवाल उठाता है, इसकी किताब दिखाता है, तो विपक्ष एक्सपोज होता है, सत्ता पक्ष नहीं होता है। सत्ता पक्ष का बड़प्पन इसमें है कि बड़ा संकट है, आइए बैठिए बताइए। सर्वदलीय बैठकों का जो सिलसिला है, जो कल्चर है, जो संस्कृति, वो बहुत अच्छी है और वो कम होती जा रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। आप एक तरफा निर्णय लेंगे, एक तरफ से घोषित कर देंगे, आप अच्छा भी कर रहे हैं तो फिर ये अच्छा भी कर ही दीजिए। इस वक्त सर्वदलीय बैठक बुला देने, और उसमें राजनीति अगर होती है, विपक्ष उस बैठक का उपयोग अपने पक्ष को रखने में या सवाल पूछने में या अपने राजनीतिक नंबर्स को करने दीजिए, क्या बुरा। लेकिन देश को पता चलेगा कि संकट बड़ा है, हमने आपसे अपील की है, और बाकी सबके दलों से, तो इसमें सत्ता पक्ष का कद तो बड़ा ही होगा, सत्ता पक्ष की स्थिति मजबूत होगी कि ठीक है हमने अपील करने में देरी की पर कदम तो उठा ही लिए थे, एक्साइज को हमने कम किया था, दूसरे उपाय पीछे उठाते रहे, सामने नहीं उठा पाए क्योंकि उनको वोटों की चिंता थी, चुनाव चल रहे थे, या उन्होंने ये भी सोचा होगा कि हो सकता है कि जो बातचीत चल रही है उसमें सचमुच संकट खत्म हो जाए। हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते, जो इनपुट्स उनके पास होंगे, हो सकता है कि हमारे जो रणनीतिकार हैं, विदेश मंत्रालय हैं, या जो लोग इस पूरे डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये जानकारी दी हो कि हो सकता है कि ये चीजें ठीक हो जाएं, और ठीक अगर हो जाती हैं, 50-50 सचमुच जहाज चलने लगते हैं, तो फिर इस तरह की अपील के कोई मायने नहीं है। लेकिन जब दिखाई देने लगा कि ये सब अटक गया है मामला और ये कहीं और ही जा रहा है, और ये वहां जा रहा है जहां पर ये लंबा भी खिंच सकता है, तो अपील की गई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे हैं, सबको मिलकर बैठाकर बात नहीं, उसमें वो हर कोई अपने तरीके से व्यवहार करेगा। मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी देना आपका काम है, उस अपॉर्चुनिटी को, उस जो आपने मंच दिया है, उस मंच का कौन कैसा उपयोग या दुरुपयोग कर रहा है, या उस पर छोड़ दीजिए। अगर वो दुरुपयोग करेगा तो वो खुद एक्सपोज होगा, वो खुद अपने आप को कीचड़ से सान लेगा, लेकिन मंच न देना ज़्यादा बड़ी गलती है। आप मंच दीजिए, किससे आपका मतभेद होता, कुछ होता, आप उसको बात करने का मौका देते हैं। उस बातचीत में मान लो वो व्यक्ति गलत बात रखता है, गलत पक्ष रखता है, अपने ही तर्क पर आ रहा है, वो क्या करता है, वो अगला दरवाज़ा भी बंद कर रहा होता है ना।
तो यही मुझे लगता है कि होना करना चाहिए। सत्ता पक्ष को सबको बुलाकर बात करनी चाहिए। संकट गंभीर है, और अगर हम कहते हैं कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो फिर बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, विपक्ष अगर सवाल ही ना पूछे तो वो कैसा विपक्ष। बिल्कुल ठीक है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की अपील का असर भी दिखने लगा है देश में, लेकिन ऊर्जा की जहां तक बात है, वो ऊर्जा का संरक्षण हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तमाम मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।